हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लासेस रहेगी रेगुलेशन नंबर 72 यानी कि वर्किंग शाफ्ट। शाफ्ट आपने कई प्रोनाउंस सुना होगा शाफ्ट। तो ये शाफ्ट बेसिकली टिपर वाली शाफ्ट नहीं है। ये एक नैरो रास्ता है जो कि अंडरग्राउंड को कनेक्शन करती है। अंडरग्राउंड को कनेक्शन करती है with the help of with the help of केज या फिर केज सिस्टम बोलिए। ठीक है, मैं डिफिनेशन उतनी करूँगा नहीं क्योंकि हमारा उद्देश्य तो सी एम आर की रेगुलेशन देखना और उनके जो डाटा है उनको लेके चलना। फिर भी थोड़ी बहुत जगह पे अगर डिफिनेशन की बात आती है तो मैं डिफिनेशन ज़रूर बता दूंगा आपको। तो अगर आप शाफ्ट को डिफाइन करते हैं तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए वर्टिकल या फिर नैरो पाथवे in which tools and workers workers are traveling। तो डिफिनेशन में देखता हूँ, ए वर्टिकल और नैरो pathway in which tools and workers are traveling between beneath the earth are called shaft। A vertical narrow pathway in which tools and workers are traveling between beneath to the earth called shaft। या फिर आप इसको थोड़ी और अच्छी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, ए वर्टिकल नैरो एंड, इसको और सजा के लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वर्टिकल नैरो एंड मैकेनिकली arrangement of pathway in which tools and workers are traveling between surface to beneath the earth। यहाँ surface to beneath the earth are called shaft। हाँ, ये अब काफ़ी बेस्ट डिफिनेशन हो गया। ए वर्टिकल नैरो एंड मैकेनिकली arrangement of pathway in which tools and workers are traveling between surface to beneath to the earth are called shaft। ये आप डिफिनेशन इनकी देख सकते हैं। तो ये तो डिफिनेशन आपको डिप्लोमा के ड्यूरिंग ही सारे डिफिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग रेगुलेशन देख रहे हैं तो रेगुलेशन की बात करते हैं। चलिए चलते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है रेगुलेशन में कि कोई भी शाफ्ट रहे या फिर कोई भी ट्रैवलिंग रास्ता रहे वो इल्यूमिनेशन से भरपूर होना चाहिए। इल्यूमिनेशन मीन्स क्या है? इल्यूमिनेशन मीन्स लाइटिंग। आप लोकल लैंग्वेज में लाइटिंग बोल सकते हैं, इल्यूमिनेशन लाइटिंग। बट माइनिंग के टर्म में आप इल्यूमिनेशन ही बोलिए या फिर इल्यूमिनेटेड बोलिए, ठीक। लेकिन इल्यूमिनेशन में भी यहाँ पे
CMR हमें डाटा देती है या फिर DGMS हमें डाटा देती है कि लाइटिंग, हम एक्सेस लाइटिंग भी अगर किसी डार्क प्लेस में करते हैं तो आँखों पे थोड़ी बहुत जोर या फिर आँखों पे थोड़ी बहुत खराबी भी आ सकती है। तो पर्टिकुलर ऐसे इल्यूमिनेशन डाटा दी जाती है ताकि बॉडी लैंग्वेज को और बॉडी को हमारा सहूलियत मिले। तो पहला पॉइंट क्या था कि इल्यूमिनेटेड रहना चाहिए, और ये इल्यूमिनेटेड कितना रहना चाहिए? ये इल्यूमिनेटेड ऑन द टॉप ऑफ शाफ्ट, ऑन द टॉप ऑफ शाफ्ट में 50H होना चाहिए, एंड जहाँ लैंडिंग पॉइंट होता है या फिर आप बॉटम बोलिए, वहाँ भी 50H होता है। आप सोच रहे होंगे 15H यानी कि क्या H क्या यूनिट होती है? वैसे तो लाइट की यूनिट लक्स होती है, LUX, ठीक ना, LUX, लेकिन CMR या फिर DGMS का जो भी सर्कुलर आता है उसमें H लिखा होता है। तो आप क्या समझते हैं H? तो मैं बताता हूँ आपको, ये जो H यूनिट दी हुई रहती है, ये H, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मीनिंग होता है। अगर 50H एंड 30 भी अगर किसी पॉइंट में दिया होता है तो V फॉर वर्टिकल, यानी कि आप समझे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आप समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल, अगर ये मेरा शाफ्ट है टॉप टॉप में, ये टॉप मोस्ट शाफ्ट है और ये मेरा शाफ्ट तक पहुंचने का रास्ता है, तो यहाँ का जो लाइट लगी रहेगी वो लाइट ऐसी लगी हुई रहनी चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ तक 50H का हो, मतलब 50 हॉरिजॉन्टल का हो, ऐसी अरेंजमेंट वहाँ लाइट की होगी। अगर वर्टिकल 10H या 50H होता तो इसे लाइट का फेस यहाँ इधर भी करना होता, 10H 10 वर्टिकल 10 भी, ठीक। लेकिन हमें शाफ्ट की लाइटिंग में लिखा गया है कि 50H ऑन टॉप सरफेस में और लैंडिंग प्लेस में 15H होनी चाहिए। इसके बाद कीप्ड सिक्योर, आपका जो शाफ्ट होगा वो एकदम सिक्योरली फिक्स्ड होना चाहिए। कोई भी गलती या भी कोई भी नट बोल्ट की थोड़ी भी मिस्टेक या किसी प्रकार का गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। शाफ्ट में ही हमें आना जाना क्लियर होता है अंडरग्राउंड के केस में, बट ये अब शाफ्ट बहुत रेयर केस में यूज़ करता है। अब तो ट्रैवलिंग रोडवे बनाते हैं, इंक्लाइन बनाते हैं, ठीक। एंड 6 मीटर परमानेंट लाइनिंग। अभी हम लोग वर्किंग शाफ्ट पढ़ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, वर्किंग शाफ्ट नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि वर्किंग शाफ्ट मीन्स अभी शाफ्ट बन रहा है, पूरी तरह बनी नहीं है, ओके। तो ये जो 6 मीटर कहता है, 6 मीटर एंड 20 मीटर कहता है, सपोज दैट ये हमारा सरफेस है, और यहाँ से हम लोग सिंकिंग शाफ्ट या वर्किंग शाफ्ट कर रहे हैं, ठीक। शाफ्ट पूरी तरह हमारा बॉटम यहाँ पे है, सपोज दैट 400 मीटर्स या 300 मीटर्स बीनीथ टू दी अर्थ बॉटम में, और अभी हम लोग यहीं पहुँचे हैं। तो ये हमारा वर्किंग कंडीशन में है, प्रॉपर ये बना नहीं है, तो वर्किंग कंडीशन को हम लोग वर्किंग शाफ्ट लिखा गया है, ठीक। ये क्या कहता है कि अगर वर्किंग कंडीशन में हमारा जो शाफ्ट बन रहा है या तैयार हो रहा है, तो जो फेस है, बॉटम फेस है,
बॉटम फेस से वहाँ से 6 मीटर की दूरी, अगर 6 मीटर हम लोग यहाँ मान लेते हैं, 6 मीटर की दूरी से लेके यहाँ तक हमारा परमानेंट लाइनिंग होना चाहिए। परमानेंट लाइनिंग LINING होना चाहिए। मतलब 6 मीटर छोड़ के आपका ये कंटिन्यू परमानेंट लाइनिंग होना चाहिए। लाइनिंग हम लोग, आप अगर लाइनिंग मेटल माइंस में पढ़े होंगे तो लाइनिंग वर्किंग शाफ्ट में भी पढ़ सकते हैं। तो सपोज डैट ये इस तरह का हॉरिजॉन्टली ब्लेड रहती है। अगर आयरन की बात करें तो ये आयरन ब्लेड रहती है और इसी को पूरे शाफ्ट में चारों तरफ से लगाई जाती है। चारों तरफ से लगाई जाती है और इसी में नट बोल्ट कस दिए जाते हैं। ये ऐसे राउंड होके आएगा, ठीक ना, आप लोग समझ जाइएगा, ऐसे राउंड होके। तो ये जो आप लोकल लैंग्वेज में पत्ती बोलिए, ये जो स्टील की पत्ती रहती है यही चारों तरफ शाफ्ट के दीवालों पर लगाई जाती है या फिर शाफ्ट के चारों तरफ फेस में लगाई जाती है। इसी को हम लोग लाइनिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग लाइनिंग बोलते हैं। अगर ये परमानेंट है तो परमानेंट लाइनिंग बोलेंगे। परमानेंट इट मीन्स इसे आप ना छेड़ सकते हैं ना खोल सकते हैं, ये परमानेंट फिक्स्ड हो गई, तो इसे हम लोग परमानेंट बनेंगे बोलेंगे। और टेम्पररी है तो फिर टेम्पररी बोलेंगे। इसके बाद और एक केस यहाँ देखा गया है और एक डाटा, ये नॉट मोर लेस देन 20 मीटर है। ये 20 मीटर क्या डाटा है, आयरन और स्टील भी लिखा हुआ है। तो ये नॉट लेस देन 20 मीटर अगर हमारी शाफ्ट, सपोज दैट हमारी शाफ्ट बन रही है, सेम इट इज रहेगी, लेकिन अगर आयरन और स्टील के जो ब्लेड्स होते हैं, लेगिंग्स जो बनते हैं, लेगिंग्स वो 6 मीटर ना होके ये 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी छोड़ के 20 मीटर दूरी छोड़ के हम लोग लेगिंग्स करते हैं। लेगिंग्स, ये लेगिंग की बात कर रही है, लेगिंग, ओके। और ये लाइनिंग की बात कर रही है। बस इतना ही डाटा है रेगुलेशन 72 में। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन नंबर 72। टेम्पररी लाइनिंग कैसे करते हैं आप, टेम्पररी लाइनिंग कैसे बनाते हैं? अगर टेम्पररी लाइनिंग अगर देखा जाए तो आप समझ लीजिए स्टील और आयरन की जो नट बोल्ट्स रहती है, ब्लेड जो मैंने बात की है, इसी को आप टेम्पररी लाइनिंग में कर सकते हैं यूज़। नट बोल्ट खोल खाल के फिर आप दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ये परमानेंट रही तो परमानेंट में आप इसको समझ सकते हैं कि समझ सकते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। अगर आप छत का फॉर्मेशन कर रहे हैं, घर की छत बना रहे हैं, तो आप परमानेंट करते हैं तो वो सीमेंटेड से ढलाई की जाती है। सेम इट इज़ यहाँ भी होता है कि सीमेंटेड का भी यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स का भी यूज़ करता है, स्टोन का भी यूज़ करके उसको परमानेंट की जाती है। तो बातें बहुत हो गई,
और जितना बताना था एटलीस्ट मेरे हिसाब से। अब आगे देखते हैं वर्किंग शाफ्ट रेगुलेशन नंबर 72। ऑल इंटरेस्ट टू द माइन शाफ्ट शैल बी एडिक्वेटली इल्यूमिनेटेड थ्रू आउट वर्किंग आवर, यानी कि वर्किंग के समय हमारा जो शाफ्ट रहेगा वो इल्यूमिनेटेड रहेगा। मैंने इल्यूमिनेटेड बताया था एट ए टॉप 50 एच एट ए टॉप में 50 एच रहेगा, और जहाँ लैंडिंग होती है वहाँ भी 50 एच होता है। बाकी आपको जनरली 10 एच एंड 10 भी लोग इल्यूमिनेटेड के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद कहता है एवरी शाफ्ट इन यूज इन कोर्स ऑफ बीइंग संक एंड एवरी इंक्लाइन अदर देन आउटलेट शैल बी मेड एंड कीप्ड सिक्योर। बताया था कीप्ड एंड सिक्योर रहना चाहिए भाई, शाफ्ट से ही लोगों की आवागमन होती है, और कोई भी मिस्टेक हो जाने के कारण शाफ्ट आपकी टूट सकती है, और जहाँ टूटी तो काफ़ी डीप तक आपको जाना होता है, 300 मीटर। आप सोच सकते हैं इतनी रफ्तार से, यानी कि आप इतनी रफ्तार से ऊपर से गिर भी सकते हैं। तो ये बिल्कुल कीप्ड एंड सिक्योर होना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है एवरी शाफ्ट इन द कोर्स बीइंग संक provided permanent lining of metal, concrete and masonry, very good, which shall at no time to be more than 6 meter from the bottom of the shaft। मतलब अगर वही बात बता रहा है कि यहाँ अगर आपकी परमानेंट लाइनिंग है मेटल्स की या फिर कंक्रीट की या फिर मंसूरी की, तो आपको 6 मीटर से ऊपर परमानेंट लाइनिंग बना देनी है। ठीक, provided that where iron or steel rings substantially leggings are used below the permanent legging and are kept close to the bottom of the shaft, distance may be increased to not more than 200, जो कि हम लोग ने यहाँ 6 मीटर स्टार्टिंग में देखा था। परमानेंट लैंडिंग में अगर लेगिंग रहे तो ये 20 मीटर तक करनी है। ठीक, इसके बाद कहता है सरफेस एंड सीपेज वाटर शैल बी चैनल इन सच ए वे टू प्रिवेंट फ्रॉम द फेलिंग फ्रीली इनटू द शाफ्ट। सरफेस हमारा ऐसा ऐसा सिस्टम या फिर ऐसा ड्रेनेज होगा कि यहाँ का पानी हमारे शाफ्ट में ना आए। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है द टॉप ऑल इनसेट एंड बॉटम्स ऑफ द एवरी वर्किंग शाफ्ट एंड सम्प देयर शैल बी कीप्ड एंड क्लियर एंड फ्रॉम लोज मटेरियल्स एंड टूल्स एंड डेब्रिस। सरफेस एंड टॉप में हमारा या फिर पूरी शाफ्ट में भी आप सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए आपको साफ सुथरा रखना है, या तो कचरा हो या फिर किसी प्रकार का टूल्स का पार्टिकल्स हो, आपको नीट एंड क्लीन रखना ही रखना है। तो शाफ्ट में एक पॉइंट है कि अगर हम केज यूज़ करते हैं, डोली यूज़ करते हैं, तो मैनेजर एक शाफ्ट में कितने पर्सन या कितने लोड इसमें कैपेसिटी होती है, तो कितने लोड तक दी जाती है, तो मैनेजर शाफ्ट को रीड करते हुए ये जो डाटा रखा गया है वो 0.2 मीटर की पर 0.2 मीटर पर पर्सन की डाटा है, यानी कि अगर ये 0.6 मीटर की स्पेस है तो ओनली 3% ही इसमें अप एंड डाउन करेंगे। ओके, तो ये 0.2 मीटर पर पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा रखी गई है। ये चलेंगे आगे देखेंगे, तो अभी इसको मिटा देते हैं, देखेंगे आगे हम लोग। ओके, और इसमें कुछ बताने के लायक 6 मीटर 50H ये हो गया।
तो यहाँ तक कि आज क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे रेगुलेशन नंबर 73, फेंसिंग एंड गेट एट्स आउटलेट। थैंक यू।